फौजी क़यादत मैदान में आ चुकी है। इन कैमरा इजलास होने जा रहा है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की पार्लियामेंट हाउस आमद, और इस आमद के दौरान ही कुछ बड़े फैसलों के हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला पार्लिमान एक जंग छिड़ी हुई है और इस जंग के अंदर क्या अस्करी क़यादत की एंट्री हो चुकी है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान एक जंग का सा माहौल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आईन और कानून के मुताबिक चल रही है, जबकि पार्लियामेंट बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमले कर रही है। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर हुआ चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कदगन लगाने के लिए, और इसमें हर बच्चे को भी यह बात पता है, आप किसी भी कोने में चले जाएं उनसे पूछ लें, वो बता देगा कि इसकी टाइमिंग क्यों इस वक्त ये किया गया, क्यों चीफ जस्टिस को अंडर प्रेशर लाया गया। जस्टिस साहिबान की आपस में जो तफरीक है या एक डिवाइड है, उसे एक्सप्लॉइट करने की हुकूमत की कोशिशें, या फिर पार्लियामेंट की तरफ से बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ करारदादों का आना, यह बड़ा वाज़ेह है। अब जो 8 रुकनी बेंच बना है उसके ऊपर भी इन्होंने अब पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश कर दी हुई है। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के खिलाफ महाज में आया हुआ है, रियासत के सरबराह के खिलाफ, और इस वक्त मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी की सी सूरत हाल है। और इवन आपको पता है कि इससे पहले जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर हुकूमत ने बहुत कोशिश की और इमरान खान साहब ने उस इजलास से एक दिन पहले ही ट्वीट करके कह दिया कि हुकूमत अब सिक्योरिटी के मामलात को बहाना बनाकर सिक्योरिटी के इश्यूज को एक ग्राउंड के तौर पे यूज करके इलेक्शंस को डिले करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली करने के लिए मैदान जो है वो सजा रही है। और इदारे जो हैं, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे, वो इस सब के अंदर हुकूमत के इस ट्रैप में ना आए, क्योंकि ये सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को सुप्रीम कोर्ट और अवाम के सामने बराह रास्त लाकर खड़ा कर देगा ये स्पेसिफिक इकदाम जो है। अब ये जो इकदाम है नाज़रीन कराम, इसके बाद आपने देखा कि 8 घंटे तक हुकूमत का जो एलामिया है वो इधर से उधर जाता रहा, उधर से इधर, और इसका एक एक लफ्ज जो है वो बड़ा केयरफुली क्राफ्टेड था और एक एक लफ्ज के ऊपर बड़ी दफा गौर किया गया, चेंजेस किए गए, अल्ट्रेशंस की गई, और फिर जो एलामिया आया उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से हुकूमत को शामिल करवाने में बुरे तरीके से नाकाम रही। अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब ने नदीम मलिक को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये बात की, नहीं ऐसी बात तो नहीं है कि फौज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिक्योरिटी नहीं देगी, लेकिन उन्होंने ये तक कह दिया कि जी इस इजलास के अंदर ये जरूर डिस्कस हुआ कि इस वक्त आपकी 70% आर्मी जो है वो ऑपरेशंस में है और दुनिया भर की मिलिट्री चलती ही इसी तरह से है कि 33% ऑपरेशंस में हो, 33% ट्रेनिंग में हो, 33% रेस्ट पे हो, जबकि आपके मुल्क के अंदर 70% ऑलरेडी मैदान में है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अलबत्ता इसके ऊपर आपको पता है कि सेक्रेटरी डिफेंस जो है उन्होंने चीफ जस्टिस को एक सील्ड एनवेलप भी दी, उसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी डिफेंस तक है, और उसके बाद चीफ जस्टिस ने यहां तक बात की कि एयरफोर्स नेवी भी दे सकता है, फौज के अंदर बहुत से नॉन कॉम्बैट भी हैं जो, और रिजर्व इवन जो आपके फौजी रिटायर्ड अफसरान होते हैं या रिटायर्ड एहलकार होते हैं उन्हें भी बुलाया जा सकता है, और कोई खास इलेक्शन ट्रेनिंग, कोई जंग तो है नहीं। तो ये सारी चीजें आपने जरा बैकएंड पे अपने ज़हन में रखनी है। अब यहां पर पहले आप ये देख लें कि इस वक्त पार्लिमान से खुलकर जो हमले हैं वो हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। कौमी असेंबली ने पार्लियामेंट की बालादस्ती और चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस से मुतल्लिक 8 रुकनी बेंच को तहलील करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत होने वाले इजलास में रुकन असेंबली आगा रफीउल्लाह की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक और पार्लियामेंट की बालादस्ती से मुतल्लिक करारदाद पेश की गई। करारदाद में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को समाअत के लिए बेंच मुकर्रर करने की मजम्मत करते हुए 8 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस ने बनाया है, इस बेंच को तहलील करने का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया कि यह पार्लियामेंट आइन साज इदारा है, आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, यह सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नजर से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है, यह ऐवान सुप्रीम कोर्ट बिल की दरखास्त लेने की मजम्मत करता है और इस बेंच में सीनियर तरीन जज को शामिल ना करने पर तशवीश का इजहार करता है। आगा रफीउल्लाह की करारदाद को कौमी असेंबली ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। वहीं दूसरी जानिब आपके मुल्क के अंदर मामलात इस कदर खराब हो चुके हैं कि अब देखें कि इलेक्शन कमीशन बैक टू बैक सदर
मुमलिकत के हवाले से अपनी वजाहतें दे रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत के दबाव को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ना माजी में हुकूमत का दबाव कबूल किया और ना अब करेंगे। सदर मुमलिकत के बयान पर अफसोस हुआ और उनके इस बयान की तरदीद करते हैं। सदर के भारतीय इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक बयान से कमीशन इत्तफाक करता है। उम्मीद है भारतीय इलेक्शन कमीशन की तर्ज पर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इलेक्शन के लिए मतलूबा इख्तियारात हासिल होंगे। अब ये जो बात है, वैसे मैं ये समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है, आपको पता है कि किस तर्ज पे चल रहा है। जो इन्होंने स्पीकर को और वो चेयरमैन सेनेट को खत भी लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि जी कानून साजी करें, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करें और ये सारे के सारे मामलात जो हैं जो ये करने हैं। तो अब इस सब में नाज़रीन कराम बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे जो चीज सामने आई है वो ये है कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कल जुम्मे को कौमी असम्बली का एक इन कैमरा इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान कौमी असम्बली, वज़रा, मुशीरान, इनके अलावा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। अब यहां पर जराए जो हैं वो तो यही बता रहे हैं कि अस्करी हुकाम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर जो लॉ मेकर्स हैं उन्हें ब्रीफिंग देंगे और ये बंद कमरा इजलास होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप पॉलिटिशियन से बात कर रहे होते हैं तो इस इजलास की भी सारी बातें थोड़ी थोड़ी करके कोई पॉलिटिशियन किसी सहाफी को बताएगा, कोई किसी को, चीजें सामने आ जानी हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जाहिर बात है कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क और बहुत से लोग इसके ऊपर एक ऑब्वियसली जो एक प्रिवेलिंग मुल्क के अंदर सिचुएशन है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान, वो इसे इसके तनाजुर में भी देख रहे हैं। तो एक चीज बड़ी वाज़ेह है, कौमी सलामती कमेटी का एलामिया आपको याद होगा, उसमें भी ये चीज वाज़ेह हो गई कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट चीज जो है, जो इस वक्त पूरा सिनेरियो है, ये इस वक्त डिस्कस तो नहीं होगा। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो इस सब के अंदर वारदात डालने की कोशिश कर सकती है, गलत परसेप्शन जरूर बिल्ड करने की कोशिश कर सकती है और मिलिट्री लीडरशिप को इस सब के अंदर ड्रैग करने की, जैसे काजी फैज ईसा साहब के साथ गवर्नमेंट ने हैंड कर दिया और एक बहुत बड़ा हाथ किया काजी फैज ईसा के साथ, उन्हें बुला लिया। बाद में काजी साहब कहते हैं मुझे तो कहा गया था सियासी तकरीर नहीं होनी, सियासी तकरीर हो गई, मुझे तो इधर बिठाया, वो तो इन्होंने अपनी मर्जी से बिठाया और मुझे तो ये जगह भी जरदारी और शहबाज शरीफ और इसहाक डार के दरमियान इन्होंने दी, मुझे तो नहीं पता था मुझे किधर बिठाना है, फिर मैंने तकरीर नहीं करनी थी लेकिन इतनी सियासी तकरीर हुई मैंने इसलिए वजाहत दी। तो उसमें भी यही परसेप्शन आया कि गवर्नमेंट ने उनके साथ हाथ किया है, हैंड किया है और काजी साहब को इस सब के अंदर ट्रैप कर लिया गया वहां पर। तो जाहिर बात है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, जिस तरह ये कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में बहुत कुछ डलवाना चाहते थे, ये इससे भी गलत परसेप्शन बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जो है मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं, बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ऐसा कुछ डिस्कस नहीं होगा। लेकिन इस सब के अंदर जो चीज वाज़ेह है वो ये है कि जो ऑन गोइंग ऑपरेशंस हैं उनके हवाले से ब्रीफिंग ली जाएगी और मिलिट्री लीडरशिप बड़ी अहम तरीन चीजों के हवाले से इंफॉर्म करेंगे, जिसके बाद जो गवर्नमेंट है जो इस वक्त, और जाहिर बात है पार्लियामेंट जो है वो कोई पॉलिसी या ऑर्डर भी दे सकते हैं कि किस तरह से मामलात को लेकर चलना है। जिस तरह से कहा गया कि एक ऑपरेशन जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में पहले भी कौम अपनी फौज के साथ थी, अब भी, और जाहिर बात है कि यहां पर लॉ मेकर्स को एतमाद में लेना भी चाहिए। बट इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि एक एंगल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस एंगल को आपने जरा ज़हन नशीन करना है और बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है कि चीफ जस्टिस ने गवर्नर स्टेट बैंक और अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी फाइनेंस जो है इन्हें तलब कर रखा है। स्टेट बैंक का क्या काम है? स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनसे यह पूछा गया है कि जी बताएं हुकूमत के पास पैसे कितने हैं, हुकूमत के अकाउंट में पैसे कितने हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आइन शिकनी हो रही है, इलेक्शन के लिए पैसे हो। तो इसमें एक नई चीज भी हो सकती है जो एक बड़ी डिफरेंट है। वो क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि वो सियासी शहीद हो जाए, चीफ जस्टिस हुकूमत का खात्मा कर दे, उसके बाद बहरान हो जाए, इलेक्शन इसी काम में डिले हो जाए। लेकिन चीफ जस्टिस कह रहे हैं पहले तो मैं आइन पे अमल कराऊंगा ना, पहले मैं अपने फैसले पे अमल कराऊंगा, फिर तौहीन अदालत को बाद में देखूंगा। तो इस सब के अंदर चीफ जस्टिस जो है, इवन ये भी इस वक्त पॉसिबिलिटी बन चुकी है कि वो गवर्नर स्टेट बैंक को कहे कि गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा पड़ा है, उसमें से आप 21 अरब इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। उसमें गवर्नमेंट का जो किरदार है वो इस तरह से खत्म हो सकता है, क्योंकि आइन का आर्टिकल बड़ा वाज़ेह है कि मुल्क की तमाम जुडिशियल और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, हर अथॉरिटीज मुल्क के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाने में मदद करना उनकी जिम्मेदारी है। और इस सब के अंदर डायरेक्ट कोर्ट अगर उन्हें हुक्म देती है कि आप इस मामले को इस तरह से करें और वो कंप्लायंस कर लेते हैं और ये फंड्स जो है ये इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाते हैं, तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी का होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस उमर अता बदियाल में भी पंजाब पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और फौजी क़यादत या इनके नुमाइंदे जो हैं उन्हें भी तलब करें, जिस तरह से गवर्नर स्टेट बैंक को तलब किया गया है कि
गवर्नमेंट तो जाहिर बात है कि हीले बहाने अपना रही है, लेकिन असल मामला क्या है उनसे पूछा जा सकता है। तो फौजी क़यादत या जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कोर्ट को बताएंगे कि ये हालात हैं, ये सारा मामला है। अगर तो स्टेट बैंक वाली कंप्लायंस हो जाती है, बजट चला जाता है, अगला मामला तो सिक्योरिटी का होगा। गवर्नमेंट जो कि हेड है एग्जीक्यूटिव की, तो उसके हुक्म पर अमल करते हुए सिक्योरिटी ऑपरेशंस जारी हैं, ये बताया जा सकता है, ये इन्फॉर्म किया जा सकता है। और ऑब्वियसली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तो नहीं कहेगी कि आप अपने सिक्योरिटी ऑपरेशंस बंद कर दें या फौज पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं उसे बंद करें। लेकिन यहां पर जाहिर बात है कि दूसरे सिविल डिपार्टमेंट्स के हर चीज को रिजेक्ट जरूर किया जा सकता है कि जितने सिविल डिपार्टमेंट्स अपने हीले बहाने बना रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं ये समझता हूं कि इस रीसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल के साथ तो इस पूरे के पूरे इजलास का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और ये इजलास जो है ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है, इससे पहले भी हुआ, खान साहब के दौर में भी हुआ, अफगान इशू जो था उस टाइम पे भी उस वक्त के जो चीफ थे बाजवा और उस वक्त के जो डीजी आईएसआई थे फैज हमीद, उन्होंने भी ब्रीफिंग्स दी पार्लियामेंटेरियंस को। और ऑब्वियसली बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स किए जाते हैं नेशनल असेंबली के अंदर, जर्नलिस्ट तक को नहीं एंटर होने दिया गया था उस टाइम पर भी। और ऑब्वियसली उसके लिए सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं और चीजें जो हैं वो बड़ी सीक्रेट रखी जाती हैं। लेकिन जाहिर बात है कि जब सियासतदान बैठे हो तो वो क्या सीक्रेट रहना है, वो तो बड़ा हल्के होते हैं, हर चीज जो है वो निकल आती है सियासतदानों की। तो ऑब्वियसली इसमें वो भी कंसर्न्स तो होंगे, लेकिन इस सब के अंदर मैं ये समझता हूं कि ऐसा कुछ होना तो नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ परसेप्शन या ऐसी कोई बारीक वारदात डालने की कोशिश करती है तो वो एक अलग चीज है। लेकिन इसमें वही चीज हो सकती है जिस तरह से इससे पहले इन्होंने अदलिया के अंदर डिवाइड को मजीद स्ट्रांग करने की कोशिश की और अभी बैक टू बैक इसी पार्लियामेंट से अदलिया पर हमले हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब पर हमले हो रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूं मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न जरूर है। और इस कंसर्न को ऑब्वियसली बहुत से इदारे जो पाकिस्तान के हैं उन्हें एड्रेस करना भी जरूरी है। और जाहिर बात है कि इस सब के अंदर फौजी क़यादत का पार्लियामेंट में जाना इस चीज को भी वाज़ेह करता है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है और जवाबदेह होना चाहिए। इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक अच्छी रविश है, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बरकरार रहनी चाहिए। अलबत्ता गवर्नमेंट में कभी बिलावल कह देता है कि जी मार्शल लॉ लग जाएगा, कभी इरफान कादिर साहब कह देते हैं मार्शल लॉ लग जाएगा। भाई क्यों लगेगा मार्शल लॉ? कोई मार्शल लॉ के इम्कानात नहीं है। और आप के जो इदारे हैं, आपकी जो फौज है वो अपना काम करे, पूरी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। वो अपने दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं और दुश्मन के खिलाफ कौम अपनी फौज के साथ है। और इस तरह के मामला के अंदर पॉलिटिसाइज जुडिशरी को करना या एस्टैब्लिशमेंट को करना, अगर गवर्नमेंट इस तरह की कोई वारदात डालती है तो मैं समझता हूं ये बहुत काबिल तशवीश भी होगा और काबिल तरदीद भी होगा और इसकी तरदीद भी आएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।